स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे जेनेटिक्स यूनिट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जेनेटिक्स का जो यूनिट है वो सबसे ज़्यादा वेटेज कंडक्ट करने वाला यूनिट है पूरे के पूरे हमारे 12th के बायोलॉजी एक और सब्जेक्ट से। जेनेटिक्स का चैप्टर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 3 मेजर चैप्टर्स आते हैं: प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। सबसे ज़्यादा इसमें से मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं उसी से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, हनी बीज हैव ग्रैंडफादर बट नॉट फादर, व्हाई? रीज़न ये है इसका क्योंकि हनी बीज जो होते हैं उनके हनी बीज जो प्रोड्यूस होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस नाम के एक प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, जिसका मतलब होता है कि क्वीन बी ने जितने एग्स ले किए होंगे उन एग्स में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा और तब जाकर के ड्रोन्स प्रोड्यूस होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से अनफर्टिलाइज्ड एग भी नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एक्सेप्शन है ये। जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो जनरली जो वर्कर बीज होती हैं वो या फिर क्वीन बी इटसेल्फ प्रोड्यूस करती हैं, जबकि अनफर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो हमारे ड्रोन जो मेल ड्रोन्स होते हैं वो बनते हैं। तो ये रीज़न है कि हनी बीज के ग्रैंडफादर होते हैं बट फादर नहीं होते, क्योंकि हनी बीज जो हनी बीज ड्रोन्स होते हैं उनके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 16 से जब वो माइटोसिस करके प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हेप्लॉइड स्टेट में होते हैं, तो वो माइटोसिस की प्रोसीजर से प्रोड्यूस करते हैं अपने स्पर्म। और जो क्वीन भी होती हैं वो मियोसिस करके 16 और 16 एग्स प्रोड्यूस करती हैं। तो जो भी ड्रोन अपने हैप्लॉइड स्पर्म से अगर फीमेल एग को फर्टिलाइज करेगा तो वो वर्कर बीज बनेंगी या फिर क्वीन बी इटसेल्फ बनेंगी। लेकिन अगर किसी एग ने फर्टिलाइज नहीं हुआ, कोई एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो पार्थेनोजेनेसिस नाम की प्रोसेस से खुद मेल वर्कर बी या फिर ड्रोन्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why is the Human Genome Project called a mega project? Human Genome Project को मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कहा गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि ह्यूमंस के एंटायर जीनोम को मैप करना एक बहुत ही बड़ी बात थी। वो इसलिए क्योंकि टोटल के टोटल 13 साल लग गए एक ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए। बहुत सारे मेथड्स लगे उसमें, बहुत सारे वेक्टर्स का यूज़ हुआ, बहुत सारे फंडिंग्स लगी, बहुत सारे कंट्रीज़ की फंडिंग लगी। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एचजीपी को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, यू शुड राइट कि क्योंकि पूरे के पूरे एंटायर ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने का जो प्रोसेस था वो बहुत लेंदी था। उसके साथ साथ में उसके फीचर्स क्या क्या थे, उससे हमको मिला क्या, हमको ये मिला कि हमको सारे जीन्स की काउंटिंग पता चल गई कि 30,000 जीन्स होते हैं हमारे में, कौन सा जीन कौन सी प्रोटीन्स बनाते हैं ये हमको पता चल गया। सबसे बड़ा क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम नंबर 1, उसका सबसे लास्ट में सीक्वेंसिंग हुई थी, जबकि क्रोमोसोम नंबर वाई जो सबसे छोटा क्रोमोसोम है उसकी सबसे पहले सीक्वेंसिंग हुई थी। चारगाफ रूल। अब चारगाफ रूल, अरविंद चारगाफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि एडेनिन जिन्होंने ये बताया कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के इक्वल होगा और साइटोसिन जो है वो हमेशा गुआनिन के इक्वल होगा। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन न्यूक्लियोसाइड्स से न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब इनका नंबर इसलिए इक्वल हो क्योंकि एडेनिन और थाइमिन अपने आपस में दोनों पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती हैं। तो अरविंद चारगेव का ये रूल है कि अगर कोई भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड का मतलब है कि अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ये रूल पे एप्लीकेबल नहीं होगा, आरएनए पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। तो डीएनए हैज टू बी डबल स्ट्रैंडेड इन ऑर्डर टू फॉलो चारगाफ रूल। हम इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। राइट द नेम्स ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन बेसिस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड pyrimidine। नाइट्रोजनस बेस किसको बोलते हैं? हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। प्यूरिन और पायरिमिडिन, प्यूरिन प्यूरिन में 2 नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं जिनका नाम है एडेनिन एंड गुआनिन। वहीं पर पायरिमिडीन पायरिमिडीन में 2 नाइट्रोजनस बेस आती हैं जिनका नाम है थाइमिन और साइटोसिन। हम ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। जब तुम आपसे आरएनए न्यूक्लियोटाइड की बात पूछी जाएगी तो यहाँ पर थाइमिन की जगह पर यूरासिल आ जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन कि अगर डीएनए में 20%
साइटोसिन प्रेजेंट है तो डीएनए में एडेनिन का परसेंटेज बताइए। ठीक है, अगर 20% यानी कि अगर हम 100 ले लें, 100 कंटेंट ले लें पूरे के पूरे डीएनए को, तो अगर 20% साइटोसिन है तो साइटोसिन से बाइंड करने वाला प्रोडक्ट क्या है? साइटोसिन से ग्वानिन बाइंड करता है, तो ऑब्वियसली ग्वानिन भी कितना होगा? 20% होगा। 20 + 20 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 40, राइट। 100 में से हमने 40 माइनस किया, ये आ रहा है 60। ठीक है, अभी 60 को हमको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करना है क्योंकि एडेनिन और थाइमिन दो कंटेंट है, तो ये आएगा 30। इसका मतलब हमारे डीएनए में 20 साइटोसिन है, 20 गुआनिन है, 30 एडेनिन एंड 30 थाइमिन है। तो हमसे यहाँ पर एडेनिन की परसेंटेज पूछ रही है, हमारा आंसर है 30% होगा एडेनिन का कंटेंट। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मेंडेलियन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेंडेलियन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी कि जो इनहेरिट हो सकता है। और फिनाइल कीटोयूरिया हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ सबसे प्राइम एग्जांपल है। फिनाइल कीटोयूरिया कैसे होता है? फिनाइल कीटोयूरिया एक हमारा एंजाइम है, फिनाइल एलानिन। वो एंजाइम डाइजेस्ट नहीं हो पाता है किसी जेनेटिक प्रॉब्लम से, उस कारण से वो जो फिनाइल एलानिन एक अमाइनो एसिड है बेसिकली, सॉरी, फिनाइल एलानिन जो अमाइनो एसिड है वो टायरोसिन बाद में बनाने के काम आता है। टायरोसिन हमारे थायराइड हार्मोन्स को और बाकी की सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, लेकिन क्योंकि रेगुलेशन में फिनाइल एलानिन के डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए फिनाइल कीटोयूरिया का नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण एक फिनाइल पायरुविक एसिड नाम का वेस्टफुल प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है, जो कि हमारी किडनी से प्रॉब्लम करता है, हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आता है क्योंकि उसका कोई एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में नहीं है, मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज करता है। डिफाइन अ सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन हम उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ जीन को या फिर डीएनए को कहते हैं जो आगे जाकर के ट्रांसलेशन का प्रोसेस करके प्रोटीन बनाने के काम आ रहा है। सिस्ट्रॉन और जीन में बस यही डिफरेंस है कि जीन जो है, सारे के सारे जीन जो है वो आरएनए बनाएंगे, बट सारे के सारे सिस्ट्रॉन हम सिर्फ प्रोटीन बनाने वाले जीन्स को ही कहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे जीन्स होंगे जो टीआरएनए बनाते हैं, आरआरएनए बनाते हैं, बट ये प्रोटीन्स नहीं बना रहे आगे जाकर के, तो हम उन यूनिट्स को सिस्ट्रॉन नहीं कह सकते, हम उनको जीन्स कहेंगे। तो सिस्ट्रॉन इज स्पेसिफिकली वो जीन्स होते हैं, वो सीक्वेंस होते हैं हमारे डीएनए के बाद आरएनए में, जो स्पेसिफिकली आगे जाकर के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं या फिर प्रोटीन बनाते हैं ट्रांसलेशन के बाद। रीड कर लेते हैं। Cistron is the alternative term for gene. It is a DNA segment that codes for a polypeptide during protein synthesis, right? A DNA segment which with one cistron is called monocistronic. मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस सिर्फ एक प्रोटीन के लिए कोड करेगा, जो कि हम यूकैरियोटिक डीएनए में ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए के पास स्पेस होता है, हमारे सेल में स्पेस होता है, इसीलिए। जबकि जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है, क्योंकि उनका जो डीएनए है एक तो सर्कुलर है, ऊपर से उतने एडवांस नहीं है उनके सेल्स की उतने सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करे, तो एक सीक्वेंस एक से ज़्यादा प्रोटीन को कोड करते हैं बैक्टीरिया में, इसलिए हम उनके जो सीक्वेंस होते हैं डीएनए को, उनको पॉलीसिस्टोनिक सीक्वेंस कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, आरडीटी। उसमें हम ये पढ़ते हैं कि दो किसी जीन को, जो दो हमारे डिजायर्ड जीन है, उनको कैसे कंबाइन करके हम अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सके। कहने का मतलब है कि अगर हमने एक बैक्टीरिया से किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को निकालना है, या उस जीन से हमको सिर्फ एंटीबायोटिक, उस पूरे डीएनए से हमको सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला ही जीन चाहिए, बाकी सारा जो सीक्वेंस है वो हमारे लिए या तो पैथोजेनिक है या फिर यूजफुल नहीं है। जबकि दूसरा जो बैक्टीरिया है उसका एक स्पेसिफिक जीन हमको कोई और प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, और हमको सिर्फ उतना ही दोनों सीक्वेंस का काम है, तो हम वो दो सीक्वेंसेस को ऐड करेंगे, ऐड करके हम किसी होस्ट में डालेंगे, और फिर वो जो होस्ट है हमको हमारा प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट बना करके देगा। तो ये इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिर्फ जब पूछा जाए तो हम बताएंगे कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब हम दो किसी सोर्स से बनाते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हैं किसी दो सोर्सेस से, तो हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। वीएनटीआर का फुल फॉर्म क्या है? वीएनटीआर हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं। ये डीएनए के एक स्पेसिफिक लोकस से पाए जाते हैं, और इनका जो रिपीट्स होता है, इनके टेंडम रिपीट से ही हम बता पाते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिकली ये बेसिस ऑफ प्रिंसिपल बनता है। ठीक है, कंप्लीट द डायग्राम। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होकर क्या बनाता है, देन ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसका जो
ये जो प्रोसेस है ये हमें साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल भी प्रपोज किया हुआ 1953 में। ये जो प्रोसेस है इसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, जो ये बताता है कि डीएनए खुद वापस डीएनए बनाता है बाय अ प्रोसेस विच वी कॉल्ड रेप्लिकेशन, ठीक है। एंड देन डीएनए फॉर्म्स mRNA, मैसेंजर आरएनए, बाय अ प्रोसेस विच इज ट्रांसक्रिप्शन। सो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का जो क्वेश्चन मार्क है, दिस इज mRNA। mRNA से जो प्रोसेस होता है वो है ट्रांसलेशन, एंड ट्रांसलेशन के बाद बनता है प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सेंट्रल डोग्मा इसका नाम है, फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट जिन्होंने दिया था। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो को बताता है कि डीएनए जो है वापस डीएनए बनाता है बाय प्रोसेस कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए से mRNA बनता है, mRNA से ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बनता है। If a DNA template is written in the following manner, write the sequence of mRNA। हमको mRNA की सीक्वेंस लिखनी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो आप डीएनए की पोलैरिटी को रिवर्स कीजिए 3 to 5। एडेनिन, एडेनिन जो होगा यहाँ पे यूरासिल से बाइंड करेगा, क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरासिल होता है। एडेनिन से बाइंड करने वाला अब यहाँ पर थाइमिन नहीं होगा, यूरासिल होगा। थाइमिन की जगह पर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग आ जाएगी एडेनिन की, जी की जगह सी आएगा, सी की जगह जी, ए की जगह अगेन थाइमिन आना चाहिए था बट अब यूरासिल आ जाएगा। If a DNA template is written in the following manner, write the sequence of mRNA। ठीक है, तो हमको ये डीएनए का टेम्पलेट दिया हुआ है, हमको इससे mRNA बनाना है। सबसे पहले तो हम पोलैरिटी चेंज करेंगे 3' एंड यहाँ पर 5' लिखेंगे। इसके बाद हम एडेनिन से, एडेनिन की जगह पर कॉम्प्लीमेंट्री पर क्या आएगा हम ये बताएंगे। हमको मालूम है कि एडेनिन डीएनए में थाइमिन के साथ बाइंड करता है, लेकिन क्योंकि डीएनए में थाइमिन न्यूक्लियस बेस्ड आरएनए में नहीं होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है सिर्फ, तो अब जब हम आरएनए लिखेंगे तो हम एडेनिन की जगह यहाँ पर लिखेंगे यूरासिल, ठीक है। थाइमिन की जगह ऑब्वियसली अगर यहाँ पर बाद में यूरासिल आएगा तो यहाँ पर आएगा एडेनिन। सी, जी की जगह सी, साइटोसिन की जगह गुआनिन, एडेनिन की जगह आएगा फिर से यूरासिल, थाइमिन की जगह आएगा फिर से एडेनिन, एंड देन ये रिपीट होते जाएगा, ठीक है। हमको फिर पूरा 3' तक ये चीज़ रिपीट करनी है। बस हमको यही ध्यान रखना है कि ये पूछ किस चीज़ के लिए रहा है। अगर ये डीएनए का टेम्पलेट दे करके एमआरएनए पूछ रहा है तो आपको जहाँ जहाँ पर थाइमिन आएगा वहाँ वहाँ पहले आप डीएनए का सीक्वेंस लिख लीजिए, फिर वहाँ पे थाइमिन की जगह पर यूरासिल चेंज कर लीजिए और पोलैरिटी को रिवर्स कर दीजिए। लिस्ट 2 सिमिलैरिटीज बिटवीन ड्रायोपिथिकस एंड रैमापिथिकस। ड्रायोपिथिकस और रैमापिथिकस दोनों ही प्रीवियस, सबसे जब होमोसेपियंस का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तब से जो सबसे सबसे शुरुआती जो एप और मैन लाइक, जो एप चिंपैंजी लाइक ऑर्गेनिजम्स थे उनको नाम दिया गया ड्रायोपिथिकस और रैमापिथिकस। ड्रायोपिथिकस जो है वो एक्सटिंक्ट एप की क्वालिटीज में आते हैं, एक्सटिंक्ट एप की क्लासेस में आते हैं, जबकि रैमापिथिकस वो मोर लाइक मैन या फिर मोर लाइक होमिनिड थे बट लेस लाइक एप या फिर चिंपैंजी की तरह कम थे और मैन लाइक थे। ड्रायोपिथिकस जो है वो एटलीस्ट 15 मिलियन ईयर्स अगो थे, जबकि रैमापिथिकस ऑलमोस्ट 2 to 4 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। सबसे पहले हम डिफरेंसेस के टाइम पे पहले टाइम पीरियड बताएंगे कि कौन से टाइम पीरियड पे होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस एग्जिस्ट करते थे। तो होमो हैबिलिस जो है दे एग्जिस्टेड बिटवीन 2.1 to 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, व्हाइल होमो इरेक्टस लिव्ड फ्रॉम 1.9 to 1,10,000 ईयर्स अगो। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम ब्रेन साइज को डिस्कस करिए कि ब्रेन साइज इनका कितना था। तो होमो हैबिलिस के जो ब्रेन साइज थे वो कम थे, 600 to 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। होमो इरेक्टस लार्जर ब्रेन विथ 900 क्यूबिक सेंटीमीटर कैपेसिटी। इसके साथ में हम ये भी बताते हैं कि जो होमो इरेक्टस थे वो इरेक्ट स्टैंड, पहले ऐसे होमिनिड मैन लाइक एनिमल थे जो इरेक्ट स्टैंड होना स्टार्ट किए थे। साथ में हम इनके ईटिंग हैबिट्स भी बता सकते हैं।
डिफाइन पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन बेसिकली एक सिंगल न्यूक्लियोसाइड बेस के चेंज होने से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो जेनेटिक चेंजेस आती हैं, हम उनको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन का बेसिक मतलब ही है कि अगर डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज आ रहा है जो कि आगे जाकर के फिनोटाइप और जीनोटाइप में चेंज लाएगा ऑर्गेनिज्म के, तो वो म्यूटेशन कहलाता है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब बस एक पॉइंट से म्यूटेशन हुआ है, इसका मतलब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हुआ है। इसका सबसे मेजर एग्जांपल जो है पॉइंट म्यूटेशन का, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। व्हाट इज कैरियोग्राफ? कैरियोग्राफ को हम कैरियोटाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैरियोटाइप बेसिकली ह्यूमंस के अंदर जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं उनका उनकी बेसिकली पिक्चर लेना, या फिर उनको कैसे हम फोटो के रूप में या कैसे उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, उस हिसाब से उस चीज़ को, उस प्रोसेस को हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं। कैरियोग्राफ मतलब कैरियोग्राफ थ्री डिमेंशनल टेबल है, थ्री डिमेंशनल पिक्चराइजेशन है जो हम क्रोमोसोम का रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सप्लेन कनेक्टिंग लिंक विद एन एग्जाम्पल। कनेक्टिंग लिंक का बेसिक मतलब होता है कि किसी दो अनरिलेटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रीवियस और सक्सेसिव आने वाले जो ग्रुप है उनसे सिमिलरिटी शेयर करता हो। जैसे कि हम जब प्लांट्स और एनिमल्स के बीच के कनेक्टिंग लिंक की बात करते हैं तो हम यूग्लेनॉइड्स का नाम लेते हैं कि यूग्लेनॉइड्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। वैसे ही जो डक बिल्ड प्लेटिपस है वो मैमल्स और मैमल से पहले के जो बर्ड्स हैं उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है और हमको ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पहले याद करना। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई दो चीज़ एक जगह आकर के कन्वर्ज हुई है। कन्वर्ज किसी एक चीज के लिए होगी, यानी कि किसी एक फंक्शन, कोई एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कन्वर्ज होगी। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वो होता है जब दो अनरिलेटेड स्ट्रक्चर्स कोई एक फंक्शन करने के लिए इवॉल्व होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जब कोई क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑल्दो उनके फंक्शन सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, जबकि कन्वर्जेंट में स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं बट फंक्शन उनका सेम होता है। Theory of recapitulation. The theory of recapitulation states that ontogeny, which is the developmental history of organism from zygote until it is ready for hatching or gestation, repeats phylogeny. यानी कि हर प्रोसेस जो है बर्थ से लेकर के या फिर फर्टिलाइजेशन से लेकर के पूरे लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म का, वो फाइलोजेनी के थ्रू रिपीट होती है। यानी कि एक एंसिस्ट्रल पैटर्न दिखाती है कि अगर इस ऑर्गेनिज्म के एंसिस्टर्स इस पैटर्न में या इतने लाइफ स्पैन तक रहे थे, ऐसे प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए थे, ऐसे नेचुरल सिलेक्शन से बचे थे, प्रे से बचे थे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो डीएनए में कैप्चर होकर के हर जनरेशन तक पास होती है। तो ये फाइलोजेनी के फॉर्म में रिपीट होती है, यानी कि एंसेस्ट्रल नॉलेज के फॉर्म में रिपीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन? जस्टिफाई योर आंसर। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आर बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स। मतलब कि इनके स्ट्रक्चर्स तो अलग अलग होते हैं लेकिन इनका फंक्शन सेम होता है। स्वीट पोटैटो जो होता है वो एक एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, जबकि पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। पोटैटो में स्टेम मॉडिफाई होकर के फूड स्टोर करने का काम कर रहा है, जबकि स्वीट पोटैटो में रूट एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई होकर के फूड प्रिपेयर कर रहा है, फूड स्टोर कर रहा है। तो इनका फंक्शन सेम है कि पर्पस सेम है कि फूड को स्टोर करना है, बट इनके अलग अलग स्ट्रक्चर ये काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम एनालॉगस ऑर्गन्स में देखते हैं, यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में देखते हैं। इन मॉडर्न टाइम ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल। रीज़न ये है इसका क्योंकि आज का जो इन्वायरमेंट है वो टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस का नहीं है, जैसे कि अर्ली अर्थ में था। अर्ली अर्थ में टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस का था। जो इन्वायरमेंट था वो मोस्टली रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, यानी कि मीथेन बहुत ज़्यादा था तब के इन्वायरमेंट में, अमोनिया बहुत ज़्यादा था, और हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ये सारे गैसेस बहुत थे। जबकि आज के इन्वायरमेंट में ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है, हमारे पास आज ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 तक रह चुका है, अमोनिया बहुत कम, एंड वाटर वेपर जो है, बट क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो लिक्विड स्टेट में, यानी कि वाटर के स्टेट में है। What is an anticodon? An anticodon is a trinucleotide sequence which is located at the one end of tRNA molecule, which is complementary for a corresponding codon for the messenger RNA sequence. हमारे mRNA में कोड्स लगे होते हैं, यानी कि कोडॉन्स लगे होते हैं। उन कोडॉन को जो तीन तीन के सीक्वेंस में होते हैं, फॉर एग्जांपल A U G,
ये जो कोडॉन होगा ये मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। ये कोडॉन इसे हम कोडॉन कहेंगे। AUG इज अ कोडॉन। AUG को रीड करने वाला एंटी कोडॉन लूप जो हमारे tRNA मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जो हर अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने वाले अलग अलग tRNA प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारे पास 64 अमाइनो एसिड है तो हमारे पास 61 tRNA मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि 3 अमाइनो एसिड के लिए कोई कोडॉन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो AUG के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि A की जगह पर U की जगह पर A, G की जगह पर C, G की जगह पर C, तो ये कोडॉन जो होगा ये हमारे एंटी कोडॉन लूप पर ये एंटी कोडॉन प्रेजेंट होगा। तो एंटी कोडॉन का मतलब है जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द कोडॉन, जो कोडॉन से बाइंड करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस लगे हुए हैं एंटी कोडॉन लूप ऑफ tRNA मॉलिक्यूल पे। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? क्रॉसिंग ओवर एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेस है, exchanging of genes, exchanging of genetic material between two homologous chromosomes and non-sister chromatids of the homologous chromosome, and it takes place in meiosis 1। meiosis 1 के भी प्रो फेज में, meiosis 1 के प्रो फेज में और उसके भी पैकाइटीन स्टेज में। पैकाइटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है between homologous chromosome and non-sister chromatids of the homologous chromosome। क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास हर क्रोमोसोम की एक कॉपी भी प्रेजेंट है। तो अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 की कॉपी है, या फिर उसका पेयर है, होमोलोगस पेयर है। तो इनके बीच, इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होता है। ये रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर कहते हैं हम इसे। रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनता है, रिकॉम्बिनेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को, और ये बेसिकली जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए होता है। क्रॉसिंग ओवर के कारण ही हमारे जो मियोसिस के बाद गैमीट्स बनते हैं, 4 गैमीट्स, वो चारों के चारों जेनेटिकली एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि वो सारे हैप्लॉइड भी होते हैं, उनमें सारे डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग पेयर ऑफ जीन्स या एलील्स प्रेजेंट होते हैं क्रॉसिंग ओवर के कारण। ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मियोसिस 1 के प्रो फेज में पैकाइटीन स्टेज पर होता है, और ये हम मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के कारण पढ़ते हैं। व्हाट इज द डीएनए प्रोब? अब जब भी प्रोब वर्ड आता है तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये एक रेडियो एक्टिव स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, जो 15 से 10,000 न्यूक्लियोटाइड का लेंथ का हो सकता है। और हम ये नॉर्मली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टाइम पर यूज़ करते हैं, या फिर सदन ब्लॉटिंग में यूज़ करते हैं जब डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर उस जेल से जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है तब से अगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो हम डीएनए का एक प्रोब लेते हैं। अगर हमारे डीएनए के सैंपल में भी वैसा ही एक कॉम्प्लीमेंट्री या हमारे प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है हमारे डीएनए के सैंपल में, तो वो प्रोब उससे बाइंड करके ऑटो रेडियोग्राफी में शाइन करेगा, क्योंकि वो रेडियो लेबल्ड होता है। तो ये पर्पस होता है कि हमारे प्रोब बनाने का, हमको ऑलरेडी मालूम है कि हम कौन से डीएनए सीक्वेंस की सर्च में ये प्रोसेस कर रहे हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री हम एक स्ट्रेच ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोब या फिर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेच बनाते हैं, और वो बाद में ऑटो रेडियोग्राफी नाम के प्रोसेस में जाकर के उस सीक्वेंस से बाइंड करके रेडियो लेबल होता है, यानी कि शाइन करता है ऑटो रेडियोग्राफी के प्रोसेस में। टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस एंड एक्सप्लेन द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जिसमें बेसिकली टेस्ट आ रहा है, इसका ये मतलब है कि हम ये टेस्ट करने के लिए करते हैं, मतलब कि इसमें टेस्ट क्या हो रहा है, हम टेस्ट ये करते हैं कि हम F1 जनरेशन का जो प्रोजनी होता है, अगर हम मोनोहाइब्रिड की बात करें तो F1 जनरेशन का जो प्रोजनी होता है, हम उसको रेसेसिव पेरेंट से रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं। इसका पर्पस ये है कि हम ये पता लगा सकें कि जो पेरेंट तो हमको मालूम है कि होमोलोगस रेसेसिव है, हमको ये पता करना है कि जो F1 प्रोजेनी था उसका जीनोटाइप क्या है। फिनोटाइप तो हमको फर्स्ट जनरेशन में दिखाई दे देता है कि ये टॉल प्लांट है, बट हमको ये अब पता है जीनोटाइप देखते हुए कि एक इसमें रेसेसिव जीन भी प्रेजेंट है, बट ये एक्सप्रेस नहीं होता F1 जनरेशन में। तो हम F1 जनरेशन के प्रोडक्ट का जीनोटाइप पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस। डोमिनेंट या रेसेसिव जीन हम तब कहते हैं, या उन एलील्स को कहते हैं जो एक ही जीन के 2 एलील्स होते हैं। तो हम कहेंगे कि अगर हाइट को कंट्रोल करने वाला एक जीन है
तो उस जीन के दो एलील्स हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। तो हम कहेंगे कि टॉल वाला जो एलील है वो डोमिनेंट एलील है एंड ड्वार्फ वाला जो एलील है वो रेसेसिव एलील है। जबकि जब हम एपिस्टेसिस की बात करते हैं तो हम एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि हाइट का एक जीन है और एक जीन कलर का है, बालों के कलर का है। तो अगर वो दो डिफरेंट जीन्स हैं और उनके जो एलील्स हैं उनको कंपेयर कराएंगे तो हम एपिस्टेसिस प्रोसीजर बोलते हैं, एपिस्टेसिस नाम देते हैं उस चीज को। Write the scientific name of the fruit fly. Fruit fly का scientific name होता है Drosophila melanogaster. Explain why Morgan used it in his experiments. द बेसिक रीज़न कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो ये था क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, सिर्फ 2 वीक्स की उनकी लाइफ स्पैन होती है। तो आप बहुत ही ईजिली उनकी लाइफ स्पैन को स्टडी करके उनके कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो। उनकी बहुत सारी जनरेशन्स को सिर्फ कुछ ही टाइम में हम स्टडी कर सकते हैं उनके जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, म्यूटेशंस आ रहे हैं या फिर क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे एक्सपेरिमेंट का, वो हम बहुत ही कम टाइम में स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा वो बहुत ही इजीली लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते हैं और एक ही सिंगल मीटिंग में वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्लाई प्रोड्यूस करते हैं। इनके साथ एक और रीज़न ये था कि हम फिजिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो फिजिकली डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला, मेल एंड फीमेल फ्रूट फ्लाई में हम फिजिकली बता सकते हैं कि कौन सा जो फ्रूट फ्लाई है वो मेल है, कौन सा फीमेल है। राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम 2.2 मीटर लंबा डीएनए का स्ट्रेच है। ये डीएनए का स्ट्रेच जो है ये जब सेल डिवीजन में एंटर करता है तो हम इसे क्रोमोसोम कहते हैं। राइट, हेप्लॉइड स्टेट में हम डिप्लॉइड स्टेट में बात करें तो 6.6 × 10⁻⁴ न्यूक्लियोटाइड, इतना बड़ा हमारा इतना लंबा हमारे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रेचेस होते हैं यानी कि बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हम ह्यूमन जीनोम की ज़्यादातर इंफॉर्मेशन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू एक्वायर कर चुके हैं जो कि 2001 में ही कंप्लीट हुआ है, मई 2001 में। Write the names and functions of enzyme which are involved in DNA synthesis. डीएनए सिंथेसिस डीएनए से ही होता है, जिस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, जो हम सेंट्रल डोग्मा से एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं जिस इन्फॉर्मेशन को। सबसे पहला जो एंजाइम है वो है डीएनए हेलिकेज, जो डीएनए की जो सुपर कॉलिंग होती है उसको रिमूव करता है, उसे अनकॉइल करने में हेल्प करता है। सेकेंड आरएनए प्राइमेज, जो आरएनए प्राइमर्स बनाता है। हमको एक डीएनए से 2 डीएनए बनाना है तो हमको 2 प्राइमर्स चाहिए जो दोनों अलग अलग स्ट्रैंड में जाकर के अटैच होते हैं। एंड देन डीएनए पॉलीमरेज, जिसे हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं क्योंकि वो डीएनए पे डिपेंड होकर के और डीएनए बना रहा है। डीएनए पॉलीमरेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो खुद से न्यूक्लियोटाइड्स को ना प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही ला करके स्टार्ट कर सकता, ना इनिशिएट कर सकता। तो हमको प्राइमर देना पड़ेगा ताकि वो एक स्ट्रेच लेकर के इनिशिएट करे, और ये प्राइमर्स हमेशा आरएनए के होते हैं। और डीएनटीपीज नाम के न्यूक्लियोटाइड्स ऑलरेडी रॉ मटेरियल की तरह प्रेजेंट होते हैं हमारे सिस्टम में ताकि रॉ मटेरियल हम डीएनए पॉलीमरेज को प्रोवाइड करते रहें। इसके अलावा टोपोआइसोमरेज करके एंजाइम्स होते हैं जो सुपर कॉलिंग के कारण जो नेगेटिव सुपर कॉलिंग होती है उसे रोकते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि वो सिर्फ 5' to 3' ही अपना जो पॉलीमराइजेशन है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसीलिए एक स्ट्रैंड जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है जबकि एक स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड बन जाता है जो ओकाज़की फ्रैगमेंट प्रोड्यूस करता है। तो ये प्रोसेस है रेप्लिकेशन का। बट मेजर एंजाइम्स अगर पूछा जाए तो डीएनए हेलिकेज, आरएनए प्राइमेज जो आरएनए प्राइमर बनाते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज जो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स के बाद जो निक्स प्रोड्यूस होते हैं, जो गैप प्रोड्यूस होते हैं, उनको सील करने में हेल्प करते हैं। Explain the structure of tRNA using cloverleaf model. Cloverleaf model was not an accurate depiction, इसलिए अब हम inverted L shape का जो मॉडल है उसे पढ़ते हैं। Cloverleaf model, however, loops of tRNA को explain करता था। जो हम एंटीकोडॉन लूप पढ़ रहे थे, दिस इज एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप, राइट। यहाँ पर ये mRNA को, ये अगर mRNA है जो 5' to 3' है तो ये इसे रीड करते हुए जाएगा। ये एंटीकोडॉन लूप में कॉम्प्लीमेंट्री हर अमीनो एसिड के कोड्स लगे हुए हैं।
तो जो भी यहाँ पर कोड आते जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो टीआरएनए मॉलिक्यूल होगा वो उससे बाइंड होकर के यहाँ पर अमाइनो एसिड को अटैच करेगा और फिर हर अमाइनो एसिड के बीच में पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए पेप्टाइड लिंकेज बनाते जाएगा। दी आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, two of which arm have D loop and another has ribosome recognition loop, which is also called anticodon loop. List any three modern animals and their ancient corresponding animals. Man जो कि basically Ramapithecus थे जिनके ancient forms, horse का Eohippus था and dog का Lactocycon. Write any three types of hybridization. इनब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के जो ब्रीड्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। दे हैव बेसिकली सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, के जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं हम उनको ब्रीड कराते हैं। फॉर दिस पर्पज सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स आर सेलेक्टेड एंड मेटेड। सेकेंड इज आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में हम दो केसेस पढ़ते हैं, आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। आउट क्रॉसिंग में हम इन ब्रीडिंग जैसा ही केस लेते हैं बट क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स नहीं लेते, एक ही ब्रीड के एनिमल्स लेते हैं बट कम से कम 6 जनरेशन तक उनके कोई कॉमन एंसेस्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जबकि क्रॉस ब्रीडिंग में हम अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स को ब्रीड कराते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो हमारे नॉर्मल सेल की ग्रोथ, मास बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए सेल को, वो टाइप का सेल डिवीजन प्रेफर होता है। जबकि मियोसिस सेल डिवीजन केवल और केवल गैमीट प्रोड्यूस करने के लिए होता है। मियोसिस सेल डिवीजन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो 4 सेल्स होते हैं, जबकि माइटोसिस के एंड में 2 सेल्स बनते हैं। माइटोसिस के जो एंड प्रोडक्ट के 2 सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट सेल से, क्योंकि उनको रिप्लेस करना है उनके पेरेंट सेल को। तो अगर वो स्ट्रक्चर या फंक्शन में अलग होंगे तो वो रिप्लेस नहीं कर सकते बिल्कुल पहले जैसे। मियोसिस के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, क्योंकि वो हैप्लॉइड भी होते हैं, उनके पास सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। उनका जो पर्पस होता है वो गेमेटिक फॉर्म में होता है, वो जाकर के दूसरे गेमेट को फर्टिलाइज करके नया ऑर्गेनिज्म बनाने के काम करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स जब हम डिफाइन करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर जिन्हें हम एलोसोम्स भी कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स XX या फिर XY से डिफाइन करते हैं हम। XX इन फीमेल एंड XY इन मेल। मेल में हेट्रोगेमेटी प्रेजेंट होती है क्योंकि 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनमें। जबकि जब हम ऑटोसोम्स कहते हैं तो ऑटोसोम्स का मतलब होता है सोमैटिक क्रोमोसोम्स, यानी कि जो हमारे बॉडीली सेल्स में बाकी जो सेल्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास सोमैटिक क्रोमोसोम में 22 पेयर है, जो सारे ह्यूमन बींग्स में सेम होती है रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन देम। व्हाट आर कैरियोटाइप और क्रोमोसोम मैपिंग। कैरियोटाइप में हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। कैरियोटाइपिंग में हम क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स में कौन कौन से जीन्स लगे होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, या फिर पिक्चराइजेशन कराते हैं क्रोमोसोम का, हर क्रोमोसोम उनका पेयर एंड टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि वो कैसे स्ट्रक्चर्स है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, उनके कौन से आर्म कितने लंबे हैं, उनका स्ट्रक्चर, शेप, ये सब कैसे वेराई करता है, ये देखते हैं। Why sickle shaped deficiency not eliminated by natural selection? सिकल सेल एनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन का प्रोडक्ट है और ये इसीलिए अभी तक इवोल्यूशन में एलिमिनेट नहीं किया गया है, क्योंकि इसका एक छोटा सा बेनिफिट है जो ये है कि सिकल सेल जिनके आरबीसी के शेप होते हैं उनको मलेरिया नाम की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि मलेरिया से बचना अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ही रेयर है। तो एक वहाँ पे नेचुरल फिनोमिनन है कि अगर कोई सेल सिकल शेप का है तो उनको मलेरिया नहीं होगा, तो ये एक बेनिफिट है जिस कारण ये नेचुरल सिलेक्शन में एलिमिनेट नहीं हुआ है अभी तक।